हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इग्नू के एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 11 कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। जो ये चैप्टर है मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तीसरा है ओजोन डिप्लीशन लेयर के बारे में, और चौथा है एसिड रेन के बारे में। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़, जिसको बोलते हैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब सन की रेडिएशन जमीन पर आती है, यानी कि जब व्हेन द सन रेडिएशन रीचेज द अर्थ, देन 1/3 ऑफ द रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। जो इसके एक तिहाई हिस्सा है वो वापस चला जाता है स्पेस के अंदर, एंड 20% इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो 20% है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ। बाकी बची हुई सब अर्थ पर आती हैं। जो अर्थ है, इसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसें अब जब अर्थ की सरफेस पर टकराती है तो उसके बाद ये वापस जाती हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस और इसको वापस नहीं जाने देती। तो वापस नहीं जाने देंगी तो उससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी वार्मिंग हो जाएगा, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। इट मीन्स द अर्थ टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम -15 टू +18। इसका मतलब देखिए आप कितना डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज। तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, या इंडस्ट्रीज़ है इनसे, या डिफॉरेस्टेशन है, इनसे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एक्सेस में चली जाती है। और जब एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एक्सेस में आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब सन से रेडिएशंस आती हैं तो ये these radiations are absorbed by the carbon dioxide gas as well as the water molecules which is already present in the atmosphere। तो इससे क्या है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो स्लाइटली राइज कर जाता है। अब जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सी लेवल बढ़ जाएगा, वाटर साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, कहीं पर फ्लड आने का डर रहता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये दिस इज अबाउट योर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। जो दूसरा फैक्टर लेने जा रहे हैं आज वो है ओजोन लेयर के बारे में, कि ओजोन लेयर डिप्लीशंस क्या होता है और इसका कारण क्या है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको 3 हिस्सों में बांटा है, जैसे जिसको नाम लिए हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मीजोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है ये है 15 से 50 किलो, यानी इट रेंजेस फ्रॉम 15 टू 50 किलोमीटर रेंज। और ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है। अब इस लेयर को कैसे डिप्लीट होती है कि जो हम रेफ्रिजरेशन चलाते हैं, गैसेस चलाते हैं, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन इनके अंदर होता है, या जो एरोसोल यूज़ करते हैं, इनमें सब में क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स होता है। या कुछ ऐसे गैसेस हैं जो हेलोन्स वगैरह होते हैं, जिनका जो ट्रेड नेम है हेलोन्स वगैरह या क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स। ये एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे करके लीक ऊपर जाती हैं। और लोअर एटमॉस्फेयर में है तो इनकी लाइफ 100 ईयर्स के आसपास, 75 से 100 ईयर्स होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट व्हेन दे रीचेस टू द अपर एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ये ओजोन लेयर है, तो ये क्या है कि ब्रेकअप करता है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। ब्रेकअप करने के बाद इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन एटम। और ये क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद ओजोन लेयर और ओजोन लेयर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और वापस इसका मतलब ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तोड़ देता है। इसे बोलते हैं डिप्लीशन। अब उससे क्या होता है कि जो सन की जो डेंजरस रेज है, यूवी रेडिएशंस है, यूवी ए बी सी, ए तो एब्जॉर्ब नहीं करता पर यूवी बी और सी ये धरती पर पहुंचना शुरू कर देती है। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये है ओजोन लेयर डिप्लीशंस के बारे में। थर्ड है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन किस वजह से होती है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर मॉइस्चर, यानी जो वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो जो नॉर्मल रेन है, इवन इन अनपॉल्यूटेड रेन के अंदर भी जो रेन है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। बट अगर पॉल्यूटेड ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, जो पॉल्यूशन किस वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, व्हीकल पॉल्यूशन की वजह से, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स और फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा वाटर के साथ मिलके, और सल्फर
ऑक्साइड्स है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि उससे व्हीकल पॉल्यूशन से वगैरह से हो रही है, जिससे भी हो रही है इंडस्ट्री से, तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये इसकी वजह से हमारा एसिड रेन होती है। और जो एसिड रेन है उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, वो उसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जो मार्बल्स की बिल्डिंग्स होती हैं या आयरन ब्रिजेज हैं, इनको सबको कोरोड कर देती है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, ह्यूमन बींग। प्लांट्स के लिए भी डेंजरस है। जब एसिड होगी तो प्लांट्स में एसिड 4 की पीएच के अंदर प्लांट्स भी डेंजरस, मतलब उसका भी खराब होने का डर रहता है, फसलें मारी जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी के सारे फैक्ट्स आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड योर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, और वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? तो जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता है जो पैरेलल चलती हैं, यानी कि जो इक्वेटर के साथ साथ जो लाइनें चलती हैं, 181 होती हैं, ये 90 अबव होती हैं अबाउट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और 90 टुवर्ड्स साउथ पोल, और एक इक्वेटर होती है। तो टोटल 181 होती हैं जो इस तरीके से घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो क्लाइमेट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल एंड आर्कटिक। ये 4 तरीके का है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज मेडिटेरियन। मेडिटेरियन भी हो सकता है, मानसून वाला भी हो सकता है, डेजर्ट टाइप की है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। अब जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से 2 फैक्टर्स जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी कि टेम्परेचर और बरसात, यानी कि बरसात या स्नो, इससे सबसे रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को असर डालते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन तथा जलवायु परिवर्तन। यानी कि जलवायु का अर्थ है कि किसी एक स्थान पर लंबी कालावधि में बनी रहने वाली विशिष्ट वायुमंडलीय अवस्था। जलवायु को अक्षांशों के आधार पर, यानी लैटिट्यूड के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय, जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल, और उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक। इसे भूमध्य सागरीय, मानसूनी, मरुस्थलीय आदि प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अन्य कारकों के अतिरिक्त तापमान और वर्षण मीन्स वही प्रेसिपिटेशन, जिसे वर्षा बोलते हैं, इसके प्रमुख कारक हैं जिससे जलवायु प्रभावित होती है। अब आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया था अभी कि व्हेन सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ, देन अबाउट 1/3 ऑफ द रेडिएशंस is reflected back into the space, and rest 20% is absorbed by the atmospheric gases, and the remaining reaches the earth. So the energy absorbed, so जो भी energy absorb करती है, the energy so absorbed is emitted या re-emitted in the form of infrared radiations. The atmospheric gases absorb some of these radiations, hence do not allow all the emitted radiation escape into the earth. अब जब escape नहीं करेंगे तो क्या होगा? Some of the heat is trapped by these gases and the atmosphere becomes warmer. इसको बोलते हैं this raises the phenomena which raises the average temperature of the earth from -18 degree to 15 degree and is vital, very vital for life on the earth. This situation ये इस तरीके से है जैसे आप एक ग्लास के हाउस में कोई भी अगर रेडिएशंस आएगी तो वो अंदर तो चली जाती है पर बाहर नहीं निकल सकती। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर इनसाइड द ग्लास हाउस है टेम्परेचर राइजेस करता है। सिमिलरली जैसे कार के अंदर आप बैठे हैं तो कार के अंदर जो सन रेडिएशंस है अगर वो अंदर जाएगी तो बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर नहीं निकलेगी तो कार का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि अंदर तो आ रहा है पर बाहर नहीं निकल सकता हीट। हिंदी में इसको बोलते हैं सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म होते हैं। आने वाली विकिरण लगभग 1/3 भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और लगभग 20% वायुमंडलीय गैसें अवशोषित कर लेता है, और शेष भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है जहां वह अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार अवशोषित ऊर्जा अवरक्त किरणों यानी इंफ्रारेड रेज के रूप में वापस परावर्तित होती हैं। इसमें से कुछ विकिरण वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित होती हैं, और इस तरह आने वाली कुल ऊर्जा का संपूर्ण भाग वापस अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाता, यानी कुछ गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस उसे एब्जॉर्ब करती हैं। यही कारण है जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इस स्थिति को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कांच के घर में बोलते हैं कि भाई जो ऊष्मा है बाहर नहीं निकल जाने देती, और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेस के जो अभी आता हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी कि जो टेम्परेचर अंदर ग्लास हाउस में या कार के अंदर है तो टेम्परेचर जो रेज है अंदर तो चली जाएंगी, बाहर नहीं निकल सकती, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कौन सी ऐसी गैसेज हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जिनको बोलते हैं, गैसेज जिससे टेम्परेचर राइज करता है? द गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स,
and water vapors are responsible for greenhouse effects and are called greenhouse gases. कि ये गैसेस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स. इनको जरा ध्यान से कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं. तो इसमें आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट और इनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज. द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अबाउट अबाउट टू थर्ड कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से? वाटर वेपर्स की वजह से. एंड 1/4 कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. द अदर गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, they are present in the atmosphere and are incapable of absorbing the infrared radiations. ये infrared radiation को absorb नहीं कर सकती, तो इनको ग्रीन हाउस गैसेज नहीं कहा सकते. वो कौन कौन सी है जो absorb नहीं कर सकती? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन. ये 3 ऐसी गैसेज है जो infrared radiation को absorb नहीं करती. These are not green house gases. अब मैं इसको हिंदी में बताता हूं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्पों का कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव उत्पन्न होता है. ग्रीन हाउस प्रभाव में जल का योगदान लगभग 2/3 और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 1/4 होता है. वायुमंडल में पाए जाने वाली अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन अवरक्त विकिरण का अवशोषण करने में असमर्थ होती है, यानी कि दे विल नॉट एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस. आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इंफ्रारेड रेडिएशंस को, और जब नहीं कर पाएंगी तो इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं हो पाता, इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाती. नेक्स्ट में था ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है सच एज जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन हैव इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशंस. कि जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं या पेट्रोल को जला रहे हैं या डीजल को जला रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पौधों को प्लांट्स को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, दैट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज. तो उससे क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ऑलरेडी है बट ये एनहेंस कर जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है. दिस इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. हिंदी में इसको बोलते हैं मानव क्रियाकल्पों जैसे कि जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है. यानी कि जो जीवाश्म के ईंधनों को, यानी कि पेट्रोलियम या डीजल प्रोडक्ट जला रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इससे CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है. CO2 एंड अन्य ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है. इससे विश्व स्तर पर तापमान बढ़ा है और इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हैं? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है या जो एंटार्क्टिका है, इस टाइप के एरियाज हैं, उनमें क्या सी लेवल इंक्रीज, बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल इंक्रीज कर जाती है. एंड विग्रस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि जब समुद्र से भाप बन के आएगा, बरसात ज़्यादा करे तो फ्लड आएंगे, रेनफॉल होगा और कहीं पर सूखा भी पड़ जाएगा. इकोलॉजिकल चेंजेस भी होंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अफेक्ट होगा और इंक्रीज इन इन्फेक्शंस एंड डिजीज, ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीज, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की डिजीज भी बढ़ जाएंगी. अब नेक्स्ट में आता है दिस इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज लेड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1988. कि अब जब इस क्लाइमेट चेंज को करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एडजस्ट, इसको ध्यान में रखने के लिए कि भाई ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, इसके लिए जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, इसने एक और ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की, दैट इज इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इस सब चीज़ों का ध्यान रखेगी कि भाई क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ना हो. तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इनके फुल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए. WMO क्या है? जैसे WMO का मतलब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल नेम पता होना चाहिए. ऐसी IPCC का मतलब क्या है? दिस कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इन सब चीज़ों के फुल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका फुल नेम आपको पता होना चाहिए. अब मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन के विषय में बढ़ती चिंता से विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ने सन 1988 यानी 1988 में जलवायु परिवर्तन पर
अंतर सरकारीय पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाया, जो कि ध्यान रखेगा कि भाई जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। इसका भी फुल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज राइट डाउन द फुल नेम ऑफ UNFCCC। दिस इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी एक कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका नाम है। एंड इन जून 2008 इंडियन गवर्नमेंट आल्सो लेड डाउन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज NAPCC। इसका भी नाम आपको रटा होना चाहिए। NAPCC क्या होता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सब फुल नेम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसी चीज़ को मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि एक सभा की स्थापना हुई जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रभार सभा, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। और दूसरा है जो हिंदुस्तान में 2008 में रखा गया, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज। इन दोनों के बारे में पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड, थर्ड मीजोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो है एक्सटेंड फ्रॉम 15 से 50 किलोमीटर, यानी the stratosphere extends from 15 km to 50 km and the ozone layer is present in this range। कि जो पृथ्वी के वायु यानी कि ओजोन परत डिप्लीशन के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को 3 भागों में विभाजित किया है, शोभ मंडल जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर और मध्य मंडल मीजोस्फियर, ठीक है। समताप मंडल जो है 15 से 50 किलोमीटर की दूरी पर फैला है, इसी में ओजोन पाई जाती है। अब ओजोन का डिप्लीशन का क्या कारण है? दिस ओजोन लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एब्जॉर्ब 99% ऑफ द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस, कि 99% यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज वेवलेंथ अबाउट, जो इसकी वेवलेंथ है 0.1 नैनोमीटर से 0.4 नैनोमीटर, यानी कि नैनोमीटर जब भी आएगा तो इंटू 10⁻⁹ कर लेना, कि 0.1 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर में आ जाएगा ये। अच्छा, अब इसी को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी, UVA, UVB एंड UVC इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि इसकी एनर्जी इस रेंज में बढ़ती है। तो जो UVA है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, UVB सबसे एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, UVC की एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। द UVB एंड C आर हाईली एनर्जेटिक। जो UV अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाईली एनर्जेटिक एंड आर डेंजरस टू द लाइफ ऑन अर्थ, वेयर एज UVA इज लीस्ट एनर्जेटिक एंड इज नॉट डेंजरस। और ए वाली जो है वो डेंजरस नहीं होती, एंड क्यों नहीं होती? सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होती है। अगर आप इसको फिगर में देखेंगे तो देखेंगे जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है वो कम डेंजरस है। UVA की वेवलेंथ थोड़ा बड़ी बड़ी दूर दूर आती है, तो दिस इज लेस डेंजरस। और जो UVB और UVA है, C है, इसकी वेवलेंथ बहुत पास एकदम बिल्कुल पास आएगी, तो ये दे आर वेरी डेंजरस। जितनी वेवलेंथ पास होगी यानी कि डिस्टेंस कम आएगा वेव का, तो वो हाईली एनर्जेटिक होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है उसके अंदर, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? दैट इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ। UVA यानी कि जो लेस एनर्जेटिक है इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, वो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वेयर एज मोस्ट ऑफ द UVB इज एब्जॉर्ब एंड only 2 to 3% reaches the surface of the earth। जो UVB की है वो मैक्सिमम तो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी ओजोन लेयर, और 2 से 3% अर्थ तक पहुंचती है। दस ओजोन लेयर एक्ट एज ए फिल्टर, तो वो फिल्टर की तरह काम कर रही है फॉर UVB रेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ UV रेडिएशन। UVC is also absorbed by ozone layer, some part of the upper ozone layer and oxygen, कि UVC को ऑक्सीजन भी ऑब्जर्व करती है एंड आल्सो बाय ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब मैं हिंदी में बताऊंगा। समताप मंडल की ओजोन परत पैराबैगनी सौर विकिरण के लगभग 99% भाग का अवशोषण करती है, और पैराबैगनी विकिरण का तरंग दैर्घ्य 0.1, इसमें हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको जो लिखने का तरीका है 0.1 नैनोमीटर से 0.4 नैनोमीटर के बीच होता है।
इसे ऊर्जा के बढ़ते क्रम है, UVA की सबसे लेस एनर्जी है, UVB की सबसे उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी, UVC की उससे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा है UVC की। और ये जो UVB और UVC है अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक है। UVA सबसे कम ऊर्जावान है और ये खतरनाक नहीं होती। तो जो UVB है इसका ओनली 2 से 3% धरती की सतह पर पहुंच पाता है, और UVB किरणें के लिए एक फिल्टर की तरह, निष्पंदक की तरह कार्य करती है हमारी ओजोन लेयर, और हमें UV रेडिएशन से बचाती है। UVC को ऑक्सीजन तथा ऊपरी वायुमंडल की ओजोन लेयर अवशोषित करती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट में द कंसंट्रेशन के जो ओजोन लेयर है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, DU। डॉप्सन यूनिट में इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करती है, एंड 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 पार्ट पर बिलियन। 1 पार्ट पर बिलियन के बराबर है ओजोन। पार्ट पर बिलियन मीन्स टाइम्स पावर 9 हो गए, 9 जीरो होती है बिलियंस के अंदर, तो 1 पार्ट पर बिलियन इसका मतलब है 1 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से। In 1974, Mario Molina and Sherwood suggested that chlorofluorocarbons यानी chlorofluorohydrocarbons are responsible for ozone depletion की वजह से है। और CFC कहाँ से आते हैं ये? They are used in propellants, spray can, packaging, shaving creams, hair sprays, deodorants, paints, insecticide, etc. इन सब में क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशंस, ब्लोइंग ऑफ फॉर्म्स, इन सब में भी ये यूज होते हैं। इसीलिए ये क्या है कि इनमें से सबसे उड़ के ये किसी न किसी तरीके से लीक करके ये सब ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन यूनिट यानी कि डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। एक डॉप्सन यूनिट 1 ppb ओजोन के तुल्य होती है। और मैंने बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स हैं ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोहाइड्रो कहाँ से आते हैं कि हम जो शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, एरोसोल जो शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, और पेंट यूज़ करते हैं, कीटनाशक, पैकेजिंग वगैरह इन सब में यूज़ होता है, तो वहाँ से ये जाकर एटमॉस्फेयर में पहुँच जाते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव कंपाउंड। वैसे तो अगर माना जाए तो ये बहुत स्टेबल और अनरिएक्टिव कंपाउंड है, बट व्हेन दे रीच द हायर एटमॉस्फेयर, के ऊपर के एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं, दे आर ब्रोकन बाय द UV रेडिएशंस, टूट जाता है, ब्रोकन बाय UV रेडिएशंस, एंड इन दिस प्रोसेस हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम देम। हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स हैं, these क्लोरीन एटम्स अंडरगोज a series of reactions and depletes the ozone layers। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं, जिसमें से एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा एक और नाम आ जाता है ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS, और तीसरा आता है नेशनल ओजोन यूनिट। इन सब के नाम आपको जरा अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नेशनल ओजोन यूनिट NOU है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस है जो ओजोन डिप्लीट करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उनको ODS के नाम से जाना जाता है। ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद कई सारे कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें इंडिया एक्सेप्ट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 17 सितंबर 92। उसमें क्या प्रोटोकॉल क्या था, उसमें सितंबर में क्या एक्सेप्ट किया है कि 7 आउट ऑफ 20 सब्सटेंसेस कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन इंडिया। कि उन्होंने कहा 20 सब्सटेंस है जिनको बैन करना है, जिसमें 7 ऐसे सब्सटेंसेस जो इंडिया में खुद बनते थे। दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, CFC 11, CFC 12, 113, ऐसे हेलोन 1211, हेलोन 1301, कार्बन टेट्राक्लोराइड और 111 ट्राइक्लोरोइथेन। ये सारे के सारे इंडिया में प्रोड्यूस थे, और धीरे धीरे हमने इनको पहले तो इनके प्रोडक्शन बंद की, फिर उनका यूज करना भी बंद कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने सारे कोऑर्डिनेट्स दिस मैटर रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये सारे के सारे धीरे धीरे पहले इनकी प्रोडक्शन बंद कराई, फिर धीरे धीरे इनको यूज करना बंद किया। ओजोन सेल इज आल्सो सेट अप टू सपोर्ट एंड हेल्प द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं जिसमें क्या है, जिन्होंने क्या है ऑर्गेनाइजेशन कहा कि हम आपको दूसरे तरीके फंड देते हैं ताकि आप इनको यूज करना बंद कीजिए और दूसरी गैसेज को क्रिएट कीजिए और बनाइए। अब हिंदी में भी यही है कि भारत में CFC 11, 12, 13 का उत्पादन 1 अगस्त 2000 यानी कि 1 अगस्त 2008 में बंद कर दिया, और उनका उपयोग 1 जनवरी 2010 से समाप्त कर दिया। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का उत्पादन और प्रयोग 1 जनवरी 2010 को समाप्त कर दिया, और हेलोन
11 और हेलो 130 का उत्पादन उपयोग 1 जनवरी 2002 से समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही मिथाइल क्लोरोफॉर्म का उपयोग जनवरी 2001 से समाप्त कर दिया गया। यानी धीरे धीरे बताया कि भाई कौन सी चीज़ कब कब बंद कर दी है। नेक्स्ट में आता है एसिड रेन। अकॉर्डिंग टू एसिड रेन, अब मैं एसिड रेन के बारे में बता देता हूँ कि एसिड क्या होता है कि एनी सब्सटेंस विच गिव्स यू हाइड्रोजन आयन इज एसिडिक इन नेचर और इसको पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको पीएच बोलते हैं। एसिड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। दो तरीके हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, प्रेजेंट इन विनेगर, इज ए वीक एसिड। अब द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज गिवन बाय इट्स पीएच वैल्यू, और जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो किससे मिलती है? इसकी पीएच वैल्यू से। पीएच स्केल अब कहां से कहा था कि इसकी रेंज फ्रॉम 0 से 14 है। एसिडिक सब्सटेंस है उनकी पीएच लेस देन 7 है, बेसिक सब्सटेंस है उनकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, और जो डिस्टिल वाटर है उसकी पीएच 7 है। अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। अम्ल वर्षा को समझने के लिए पहले यह जाना है कि अम्ल का अर्थ क्या है। यानी कि अम्ल एसिड है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जिसमें होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और पीएच का परास 0 से 14 तक है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जल अवसित यानी कि जो डिस्टिल वाटर है, अवसित जल का पीएच मान 7 होता है। अप्रदूषित वातावरण में वर्षा अम्लीय होती है, यानी कि अगर अनपोल्यूटेड एयर, अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसमें भी अम्लीय होगी, क्योंकि उसका पीएच मान अप्रोक्सीमेटली 5.7 है। इसलिए क्योंकि वर्षा के जल में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड घुल के कार्बनिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इसी चीज को मैं बताता हूं। इवन एसिड को कहते हैं इवन इन द अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट एसिड इज स्लाइटली एसिडिक and has a pH of about 5.7. This is because atmospheric carbon dioxide dissolve in rain water and form carbonic acid, यानी कि CO2 plus H2O H2CO3 बना देता है। और any form of precipitation such as snow, rain or fog is called acid deposition if it has a pH less than 7. अब acid deposition क्या होता है? Acid deposition can be classified as either wet deposition or dry deposition. Wet deposition includes acid deposited in rain or snow, कि बर्फ के अंदर जाकर वो एसिड डिपॉजिट हो जाता है, और इवन फॉग के अंदर भी जाकर एसिड डिपॉजिट हो जाता है, इसे वेट डिपोजिशन बोलते हैं। दूसरा ड्राई डिपोजिशन है, ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स एंड गैसेज इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, कि मॉइस्चर के एब्सेंस में जो एसिडिक पार्टिकल है वो गैसेज में डिपॉजिट हो जाते हैं जाकर। किसी भी प्रकार का वर्षण जैसे वर्षा, हिमया, कुआसा अम्ल निरपेक्ष निक्षेपण कहलाता है यदि उसका मान पीएच जो है मान 5.7 से कम हो। अम्ल निक्षेपण को आर्द्र निक्षेपण और सूक्ष्म निक्षेपण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आर्द्र निक्षेपण में वर्षा और हिम होती है, और सूक्ष्म निक्षेपण में नमी की अनुपस्थिति में अम्लीय कणों और गैसों का निक्षेपण होता है। इस तरीके से इसके बारे में बताया। और अम्ल वर्षा या हिम के रूप में आर्द्र निक्षेपण में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जो कि हमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर आएगा या ऑक्साइड ऑफ सल्फर आएगा तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। कि द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ओरिजिनेट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मोटर व्हीकल। दीज ऑक्साइड्स आर गैसेज। दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स on atmospheric oxidation and reaction with water to give sulfuric acid and nitric, and these both sulfuric acid and nitric acid are strong. What is the effect of acid rain? जो acid rain है उसकी pH वैल्यू 4 होती है, अराउंड 4। याद रखना इस चीज को, एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट। जो acid value, the pH value of the acid rain is around 4. There are many damaging effect of the acidic water. क्या है? इफेक्ट ऑन क्रॉप से हो सकता है, इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज, एक्वेटिक प्लांट में, इफेक्ट ऑन ह्यूमन। और जो ड्राई डिपोजिशन है फ्रॉम एयर कैन कॉज हार्ट एंड लंग डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं कि जो अम्ल वर्षा है वाले जल का पीएच मान लगभग 4 होता है। ऐसे अम्लीय जल में अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे फसलों और पौधों पर प्रभाव डालता है, जलीय निकायों और जलीय जीवों पर प्रभाव डालता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो जो एसिडिक रेन है वो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकती है। ब्रोंकाइटिस यानी कि सांस से संबंधित, फेफड़ों, हृदय से संबंधित, इन सबको प्रॉब्लम करती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन मटेरियल्स, कि जो एसिड रेन है आल्सो डैमेजेस बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, स्टैच्यू एंड मॉन्यूमेंट्स। इट कैन कॉज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड पेंट्स, कि जो एसिड मेटल पे पड़ेगा या पेंट के ऊपर पड़ेगा, पेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेनी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स आर अंडर केयरफुल वॉच नाउ। वन सच मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज ताजमहल इन आगरा।
द कलर ऑफ ताजमहल हैज़ ऑलरेडी बीन अफेक्टेड, उसका ताजमहल का कलर चेंज हो गया है। द बिल्डिंग मेड अप ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन, कि जो भी बिल्डिंग मार्बल और लाइमस्टोन से बनी हुई है वो अफेक्टेड बाय एसिड रेन। अब इसे हिंदी में बता देता हूं मैं आपको इसको, कि जितनी भी प्रतिमाएं हैं, पुल हैं, प्रतिमा, स्मारक को एसिड रेन यानी कि जो अम्लीय वर्षा है वो नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पेंट का क्षारण, कोरोजन होता है। अनेक ऐतिहासिक स्मारकों पर अब अम्ल वर्षा द्वारा होने वाले प्रभावों का ध्यान दिया जा रहा है। भारत में ऐसा एक स्मारक आगरा में स्थित ताजमहल है। ताजमहल का रंग पहले से कुछ धूमिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि संगमरमर और चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी इमारतें अम्ल वर्षा पर द्वारा प्रभावित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिट 11 ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग द होल थिंग कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने ओजोन डिप्लीशन लेयर के बारे में पढ़ा, और चौथा हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस यूनिट 11 ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज, एंड गुड लक।